एक बार फिर आपका स्वागत आपके प्रोग्राम कहानी गुरसिक्की में। मैं हूं सौरभ और हमारे साथ मेहमान हैं राहुल महाजन जी, विजय त्रिवेदी जी, प्रोफेसर संगीत रागी जी और समीर चौगांवकर जी। पाकिस्तान इस वक्त अपने इतिहास के सबसे काले दौर से गुजर रहा है। आर्थिक दृष्टि से, सुरक्षा की दृष्टि से पाकिस्तान में अब केवल आर्थिक मंदी नहीं है, बल्कि एक सिस्टमिक फेलियर की तरफ पाकिस्तान बढ़ चुका है। पैसा है नहीं, फॉरेक्स रिजर्व है नहीं, तेल की भयंकर किल्लत है और दावा तो यह किया जा रहा है कि पाकिस्तान में तेल बचा ही नहीं है। शहबाज शरीफ जो प्रधानमंत्री हैं वो कह रहे हैं कि डीजल आपके यहां 203 रुपए प्रति लीटर बिक रहा है, लेकिन अब हम और दाम नहीं बढ़ाएंगे। 56 अरब रुपए का अतिरिक्त बोझ सरकार खुद उठाएगी। और फिर वो बड़ा मासूम सा चेहरा बनाए, अभी 55 रुपए बढ़ाए इन्होंने। वॉर शुरू होते, या शुरू भी नहीं हुई थी शायद, तब शुरू होके कुछ ही दिन 55 रुपए पर लीटर दाम बढ़ाने के बाद आदमी वो जो है मायूस सी सूरत लेके आया कि अब तेल के दाम तो अब बहुत बढ़ गए मार्केट में तब से अब तक, लेकिन अब हम आपके ऊपर बोझ नहीं डालेंगे। तो फिर बताने क्या आए थे? कि बताने ये आए थे कि हम इस वक्त बहुत बुरे दौर से गुजर रहे हैं। मैं अभी तो आपके ऊपर और बोझ नहीं डालूंगा, लेकिन आने वाले वक्त में तैयार रहिएगा। आपको मतलब आम आदमी के ऊपर बोझ डालने की कोई सीमा अगर हो तो पाकिस्तान में नहीं मानी जाती। आप सुनिए। ये हफ्ता जो आज से शुरू हो रहा है, इसमें भी मुझे पेट्रोल पर फी लीटर 95 रुपए और डीजल पर फी लीटर 203 रुपए इजाफा करने की तजवीज़ दी गई है, जिसे मैंने आपकी मुश्किलात के पेश नज़र एक बार फिर मुस्तरद कर दिया है। और ये बोझ वफाकी हुकूमत ने एक मरतबा फिर खुद उठाने का फैसला किया है और इसका हुज्म 56 अरब रुपए बनता है। यानी इस हफ्ते में मज़ीद 56 अरब रुपए का इजाफी बोझ वफाकी हुकूमत खुद बर्दाश्त करेगी और आपको ये बोझ नहीं उठाना पड़ेगा। इन्होंने कहा कि साहब ये बोझ हुकूमत अपने कंधों पर उठाएगी 56 अरब रुपए का। बिल्कुल विजय जी के मुंह से निकला, मेरे भी मुंह से निकलने वाला था। कौन सा तुम्हारी जेब से पैसा जा रहा है? उधार का तेल लेता है, ये सारा तेल उधार का चलता है इसका। सऊदी अरब से मांग लिया, कभी किसी से मांग लिया, लेकिन अब वो एहसान कर रहे हैं अपनी जनता पे। तेल के दाम नहीं बढ़ाए 55 रुपए बढ़ाने के बाद। बहुत हालत ख़राब है पाकिस्तान में, आर्थिक हालात तो बहुत ही ख़राब है, पेट्रोल डीजल को लेकर भी, और जिस तरह की माली हालत वहाँ चल रही है। और हालत भी तो देखिए ना, सब तरफ से वो जंग में घिरे हुए हैं। अंदरूनी जो पूरा एक सिविल वार भले ही मत कहिए, लेकिन ऑल टुगेदर मतलब उसी तरह के हालात वहाँ पे बने हुए हैं। बलूच को लेकर जो टीटीपी के लोग जिस तरह से कर रहे हैं, पाकिस्तान बहुत मुश्किल में चल रहा है और उनको समझ में भी नहीं। अभी तो वो वैसे वो 2 दिन खुश थे कि बहुत सारे लोगों ने मीडिएटर बना दिया था। हाँ। पोस्टमैन को अगर मीडिएटर कहेंगे तो, बट आया कोई नहीं। आया कोई अभी नहीं। इसमें और अच्छा बयान है। मैंने बोला था अब्दुल मजीद जो हैं इलाही, उन्होंने बाकायदा ऑफिशियल बयान दिया भारत में कि पाकिस्तान का मीडिएशन में कोई रोल नहीं है। अच्छा, ये उन्होंने ऑफिशियल बयान, और उन जो भारत में आयतुल्लाह के नॉमिनी वो रिप्रेजेंटेटिव है और ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव, उन्होंने कहा है पाकिस्तान का कोई रोल नहीं है मीडिएशन में। तो पाकिस्तान के लिए तो और हालत खराब है, जो बार बार अमेरिका को बता रहा था कि हम मीडिएट करेंगे। नहीं, वो तो खैर क्लियर हो गया कि कोई आया नहीं, लेकिन ये भी क्लियर हो गया कि मैसेज तो इन्होंने पास किए थे। उन्होंने किए। अब इनके हिसाब से तो इससे ज्यादा ऑथेंटिक तो नहीं हो सकता ना, उनके सीधा रिप्रेजेंटेटिव बोल रहा है कि नहीं पाकिस्तान का कोई रोल। मैं एक और आपको इनका शहबाज शरीफ का बयान दिखा दूं। ईरान ने पूरे पश्चिम एशिया को धुआं कर रखा है। पाकिस्तान भी बहुत परेशान है क्योंकि ईरान सऊदी अरब पर हमले कर रहा है, सऊदी अरब के अलावा और देशों को भी। और ये रोज फोन करते हैं किसी एक गल्फ कंट्री को और कहते हैं मैं आपके ऊपर हुए हमले की निंदा करता हूं, लेकिन करते कुछ नहीं। सऊदी अरब से तो पैक्ट है, रक्षा समझौता किया हुआ है। अब ऐसे में पाकिस्तान के सामने एक तरफ कुआं, दूसरी तरफ खाई वाली स्थिति है। शहबाज शरीफ कह रहे हैं कि जंग को रुकवाने के लिए हमने बहुत काम किया है। उन्होंने कहा कि फील्ड मार्शल मुनीर और हमारे विदेश मंत्री इशाक डार के साथ हम पूरी शिद्दत से जंग रुकवाने में लगे हुए हैं। इस जंग को रुकवाने के लिए पाकिस्तान सफारती सतह पर सालची की भरपूर और पुरखलूस कोशिशें कर रहा है ताकि खित्ता और बरादर इस्लामी ममालिक तबाहकुन जंग और उसके मनफी असरात से निजात पाएं। मैंने
मुतअद्दिद मरतबा ईरान और खलीजी ममालिक के सरबराहान के साथ तफसीली गुफ्तगू की। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार साहब पूरी मेहनत और खलूस के साथ इन काविशों में मसरूफ़ अमल हैं। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर इस मफाहमती अमल की कामयाबी के लिए नहायत फ़ाल और कलीदी किरदार अदा कर रहे हैं। किरदार तो सारा फील्ड मार्शल ही अदा कर रहे हैं, इनको तो बताने के लिए भेजा गया है कि वो क्या किरदार था उनका। हाँ, वो मतलब क्या, मतलब आसिम मुनीर के सामने ये बता रहे हैं कि हम और इरशाद डार प्रयास कर रहे हैं। देखिए, एक एनेक्डोट मुझे याद आ गया कि एक जो सियार है ना, वो शेर के जबड़े में आ गया और बंदर से उसकी दोस्ती थी सियार की। तो उसने कहा बचाओ बचाओ, तो बंदर एक डाल से दूसरे डाल कूदता था, दूसरे से तीसरे पर, चौथे पर, पांचवें पर। सुबह से शाम हो गया, बार बार चिल्लाया, यार अभी तक तुमने बचाया नहीं। बोला यार सुबह से शाम तक यही तो प्रयास कर रहा हूँ बचाने का प्रयास। वही स्थिति पाकिस्तान की है। पाकिस्तान की हैसियत नहीं है। मैंने बार बार कहा कि मध्यस्थता वही कर सकता है जो ताकतवर हो और दोनों पर जिसकी बात, हमारा कोई झगड़ा हो जाता है तो हम ऐसे आदमी के पास जाते हैं ना जो हमसे बड़ा हो, वजन हो, वही तो मध्यस्थता कराता है। जो कमजोर है, जो अपने दरिद्रता का शिकार है, जिसके यहाँ आप कह रहे हैं सिविल वार वाकई है, पूरे देश में नहीं है, लेकिन उसका बलूचिस्तान चल रहा है, 4 में से 2 राज्यों में चल रही है और अफगानिस्तान से लड़ाई चल रही है। वही तो मैं कह रहा हूं कि वो सिविल वार की स्थिति में है। एक सर ऐसी खबर मैं आपको अब बताता हूं, मुझे यकीन नहीं हुआ एक बार पढ़ के, मैंने फिर सोर्स उसका चेक करवाया कि ये ठीक है, ऑथेंटिक जगह से, तो पता लगा ऑथेंटिक जगह से है। मैंने नहीं सुनी सर कभी ऐसी बात कहीं, किसी भी कॉन्टेक्स्ट में। पाकिस्तान में हो सकता है ये। मिडिल ईस्ट में जंग की वजह से पाकिस्तान के हालात कितने खराब हैं आपको पता लगेगा। पाकिस्तान ने विदेशी एयरलाइंस को हिदायत दी है कि जब भी पाकिस्तान में लैंड करें तो रिटर्न फ्लाइट का तेल साथ लेके आएं। आप मजाक सच कह रहे हैं? अरब न्यूज़ की खबर है कि भाई मान लीजिए लुफ्थांसा का जहाज चलता है, आ रहा है वहां पर, या वो एमिरेट्स जहाज पाकिस्तान लेके आ रहा है दुबई से, अबू धाबी से, तो कह रहा है भाई यहां से वापसी का तेल तुम अपने यहां लेके आना, अपने टैंक में लाना। कि ये नहीं कि मैं यहां पे रिफ्यूल करूंगा, हम यहां कोई रिफ्यूलिंग नहीं करेंगे, जेट फ्यूल हम नहीं भरेंगे आपकी उसमें। ये हालत है। एयरलाइन जिसने लाइसेंस लिया हुआ है वहां पर पाकिस्तान में वो लैंड करने चक्कर लगाती है, वो पाकिस्तान में रिफ्यूलिंग नहीं कर सकती। इतनी, ये इसको कहते हैं दरिद्रता। ये है कंगाली। दिवालिया निकलने के स्टेज पे चला गया। तो नहीं उन्होंने कि जो पाकिस्तान की एयरलाइंस बाहर जाएगी वो वहीं से फुल करवा कर आ। ये नहीं कहा है पाकिस्तान हम रिफ्यूलिंग नहीं करेंगे। आज अभी शहबाज शरीफ कह रहे थे कि 56 अरब रुपए हम बर्दाश्त कर रहे हैं, तो पाकिस्तान की जनता है जो इनको बर्दाश्त कर रही है। और शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, इनके परिवार के लोग, इनके सूट और इनकी टाई सर लंदन से आती है, वहां से भी नहीं, लोकल में भी नहीं सिलवाते हैं, विदेश से मंगवाते हैं। जो व्यक्ति अपने सूट और टाई को लंदन से मंगवाते हैं और वो जनता से कह रहा है कि हम उसको भुगतने को तैयार हैं, आपके ऊपर बोझ नहीं पड़ने देंगे। 10 अरब का मरियम जेट प्लेन खरीद लेती है। आप तमाम बड़े काफिले में घूमते हो, अपना काफिला कम करो, आप महलों में रहना छोड़ो, आप इतने महंगे घड़िया, महंगे कपड़ों में रहना कम करो। ऐसे आ जाते हैं ना पुराने पोस्ट वगैरह वीडियो। कल पता नहीं क्यों फोन ने दिखा दिया, ट्विटर ने दिखाया कि वाजपेयी जी जब प्रधानमंत्री थे तो जब न्यूक्लियर टेस्ट किया तो उसका जब घोषणा करने के लिए मीडिया के सामने आ रहे थे तो पीछे वो दिखाया था कि वो घर में से निकल रहे हैं, सामने छोटा सा लॉन है और वहीं सामने से आ रहे हैं। वो मैंने तो नहीं देखा अभी कैसा मुझे लगा, वो देख के मुझे लगा यार ये हमारा प्रधानमंत्री का घर है, ये छोटा सा सामने से दिख रहा है, 2 कमरे दिखाई दे रहे हैं और छोटा सा लॉन है। जो 7 रेस कोर्स बोलते हैं उसमें सिर्फ एक ऐसा बंगला है जिसमें प्रधानमंत्री रहते हैं। ये मैंने इसलिए बताया कि इनके बंगले देख लीजिए, ये अभी की बात, इनके घर देख लीजिए। अभी जो बोल रहे हैं वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। एक बंगला है उस प्रेमाइसेस में जिसमें प्रधानमंत्री जी रहते हैं और उसके सामने देखिए, उसके सामने एक लॉन है छोटा सा, जो कि उनके, और ये लोग महलों में रहते हैं। हाँ, मतलब इनका सरकारी आदमी भी ऐसे दफ्तरों में रहता है जहां हमारे यहाँ मंत्री को भी इनके खुद के मकान देखिए, महलों से कम नहीं, खुद के मकान जो पर्सनल प्रॉपर्टीज है इनकी, क्या आलीशान बंगले बना के रखे, क्या विदेशी गाड़ियों का कलेक्शन है इनके पास। जिस तरीके से जीवन जीते तो पाकिस्तान की जनता कब तक इनको बर्दाश्त करे, ये देखना है। अभी तो सऊदी नहीं कर पा रहे बर्दाश्त इनको सर। अब खबर यह है कि सऊदी अरब ने यूक्रेन के साथ एक डिफेंस पैक्ट किया है।
यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की सऊदी अरब गए हुए थे, वहां के राजा मोहम्मद बिन सलमान के साथ मुलाकात हुई। फिर दोनों देशों के रक्षा मंत्रालयों की आपस में एक डील हुई है, एक समझौता हुआ है। ये कुछ वैसा ही है जैसा पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच रक्षा समझौता हुआ था। दोनों देशों के बीच संबंधों को और मजबूत करने के लिए इसको एक कदम माना जा रहा है। लेकिन इसका मोटा मोटा मतलब यह है कि इस लड़ाई में जो ड्रोन्स और मिसाइल्स सऊदी अरब की तरफ ईरान मार रहा है, पहले उसने पाकिस्तान को कई बार कहा कि अब तुम्हें आना पड़ेगा मेरी रक्षा करने के लिए। पाकिस्तान दोनों तरफ से फंसा हुआ था, वो किसी एक्टिव रोल में नहीं जाना चाहता। शायद सऊदी अरब समझ गया और वो उसको पुश भी नहीं कर रहे हैं ज्यादा। अब उन्होंने कहा, और जेलेंस्की ऑफर कर चुके हैं कि मैं गल्फ कंट्रीज को ये ड्रोन वॉरफेयर सिखा सकता हूं, क्योंकि हमने रूस के युद्ध में इसमें महारत हासिल कर ली है कि ड्रोन्स को कैसे रोकना है। क्योंकि ईरान जो ड्रोन बनाता है वो ये रूस को भी देता है। और रूस ने 4-5 साल की लड़ाई में खूब इस्तेमाल किए हैं यूक्रेन के खिलाफ। तो इन्होंने कहा कि हमने इसको समझ लिया है, हमारी इसमें एक्सपर्टीज है। मैं एंटी ड्रोन वॉरफेयर एक्सपर्ट्स वो पहले भेज भी चुके हैं, तो वो हो सकता है उस दिशा में ये समझौता हुआ हो। लेकिन पाकिस्तान की अहमियत तो गिरती है इससे सऊदी की नजर में, राहुल जी। बिल्कुल, देखिए सऊदी जो है, अब उसका जो लोन है, ये भी खबरें आई थी कि सऊदी अपना लोन वापस मांग रहा है पाकिस्तान से, ये भी खबरें आई थी। और देखिए बड़े मतलब गाजे बाजे के साथ ये अनाउंस किया गया था, ये जो डील अनाउंस की गई थी, जो सऊदी और पाकिस्तान की डील थी। अब सऊदी ये चाहता है कि भाई रोको आप ईरान को, ईरान के साथ आपका बॉर्डर है, आपके रिश्ते हैं, आप रोको। पर पाकिस्तान में ऐसा ना तो कुव्वत है, ना ही उनकी ताकत है, ना ही ऐसे रिश्ते हैं कि भाई आप ईरान को किस तरह से रोक सको। तो सऊदी अरेबिया को भी अब ये लगने लगा कि हमें अपनी सिक्योरिटी के लिए कुछ और सोचना पड़ेगा। मैं आपको जल्दी 2-4 खबरें और बता दूं सर, वो ईरान युद्ध से जुड़ी हुई हैं। 2 तस्वीरें पहले आपको मैं दिखाता हूं। ईरान के राष्ट्रपति बाजार में निकल गए। ईरान के राष्ट्रपति लोगों को बताने के लिए कि सब ठीक है और दुनिया में ये मैसेज देने के लिए, मसूद पेजेश्कियान वो बाजार में टहलने के लिए निकल गए। वो आपको एक तस्वीर दिखा दीजिए। वो एक मॉल में भी गए, एक कन्फेक्शनरी स्टोर में भी गए, दुकानदारों से, सेल्समैन से बात की। जंग के बीच में कोई राष्ट्रपति सामान्य बताने के लिए ऐसे एक बार वो पिछले दिनों भी गए थे वो नहीं, वो दुबई के राजा निकल गए थे मॉल में। तो ये कुछ वैसा ही है। एक और तस्वीर देखिए आप, ये थोड़ी, क्योंकि हम सबके बीच में पोएटिक आदमी प्रोफेसर साहब हैं, इस पर सर 2 लाइनें लिखिएगा। एक तस्वीर आपको दिखाता हूं अभी। पीछे जो है एक पोर्ट जल रहा है, बीच में समंदर है, आसमान में धुआं उठ रहा है, समंदर के किनारे एक छोटी बच्ची झूला झूल रही है। वो तस्वीर दिखा दी, ये इसको फुल स्क्रीन दिखा दीजिए, फुल स्क्रीन दे लीजिए इस तस्वीर को। ये है जंग, ये होती है वॉर। ये हाल है इस वक्त। ये ईरान की तस्वीर है वैसे। ईरान में ये पीछे आप देखिए कैसे, और लोग तो जिएंगे ना, जीना तो छोड़ नहीं देंगे। अब हमारे यहां कभी ऐसा हो जाए, आप सोच सकते हैं कि अपने बच्चे को बाहर निकालेंगे आप कभी वॉर में? बच्ची झूला झूल रही है मस्त होके। ऐसे आपने प्रोफेसर साहब को कहा, प्रोफेसर साहब बहुत अच्छी कविताएं लिखते हैं, उनकी किताब भी पढ़ी, कविताएं भी, लेकिन जैसे आपने इसको एक्सप्रेस किया ना, उसके बाद कविता की जरूरत नहीं। बिल्कुल, ईरान ने एक गाना भी तो रिलीज किया सर, वो जो चल रहा है अभी। हाँ, वो भी बड़ा अच्छा, हाँ, वो बहुत चल रहा है अमेरिका के खिलाफ, अमेरिका के खिलाफ, इजराइल के खिलाफ जो मदरलैंड का। कल चला देते हैं, सब चला देते हैं। 2 खबरें और आपको जल्दी से बता दें। जेडी वैंस की इस पूरी लड़ाई में एंट्री हो रही है। आपने देखा होगा, मार्को रूबियो खूब दिखते हैं, खूब बोलते हैं, स्टीव विटकॉफ खूब बोलते हैं, वो पीट हेग्सेथ इनके रक्षा मंत्री हैं, वो खूब बोलते हैं। ट्रंप के इर्द गिर्द यही दोनों। आपने 1 महीने में जेडी वैंस को कितनी बार देखा? ये उपराष्ट्रपति हैं, जबकि अमेरिका में चलन है कि राष्ट्रपति के साथ साथ ही दुम छल्ले की तरह लगा रहता है उपराष्ट्रपति। ये आदमी दिखता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि ये बीच में खबर आई कि ये व्यक्ति इस वॉर से कन्विंस्ड नहीं है। फिर इनसे एक इंटरव्यू दिलवाया गया। उस इंटरव्यू में इन्होंने ये कहा, जब वहां कुछ एक लोगों ने इस्तीफा दे दिए वॉशिंगटन में ट्रंप से नाराज होकर इस जंग को लेकर, तो इनसे इंटरव्यू में यह कहलवाया गया कि आप चाहे सहमत ना हो, लेकिन अगर आप सरकार का हिस्सा हैं तो आपको राष्ट्रपति का साथ देना पड़ेगा। और अब इनको लगाया गया है कि तुम ईरान से बात करो। क्यों? ईरान स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुश्नर जो दामाद हैं ट्रंप के, उनसे बात नहीं करना चाहता। कहते हैं कि इन्होंने, एक तो यहूदी हैं और दूसरा इन्होंने कहा कि इन्होंने धोखा दिया हमको, इजराइल के साथ हमसे कुछ कहते थे, ट्रंप को कुछ बताते थे और फिर ट्रंप ने हमला करवा दिया। इन पर वो शायद भरोसा कर ले। खबर यह है कि इनकी और नेतन्याहू की फोन पर काफी गहमा-गहमी हुई। ये एक वेस्टर्न मीडिया उसने खबर छापी है, वो इसीलिए क्योंकि जेडी वैंस ने उनसे ये कहा कि तुमने हमें झूठी कहानी बेची, तुमने हमें कहा कि बहुत जल्दी आप बॉम्बिंग के बाद ईरान में तख्ता पलट अपने आप हो जाएगा, लोग बाहर निकल आएंगे, और अब लड़ाई खिंचती जा रही है और लोग तो आ नहीं रहे विद्रोह करने के लिए। तो इन्होंने कहा कि आपने राष्ट्रपति को गलत खबर बेची, आपने गलत माहौल बताया ईरान का। एक तो ये। दूसरा, एक मैसेज कन्वे किया गया है अमेरिका की तरफ से ईरान को, ऐसा बताया जा रहा है कि जेडी वैंस के साथ अगर तुम समझौता नहीं कर सकते तो इस शासन में ऐसा कोई आदमी नहीं है जो जिससे तुम्हारी बात हो पाए।
या जिसके साथ तुम समझौता कर लो, जेडी वैंस इज द बेस्ट पॉसिबल पर्सन जो एक कोई समझौता करा ये सकता। बात तो ठीक है, लेकिन आपने वेस्टर्न मीडिया की बात की तो मुझे एक और बात याद है कि वेस्टर्न मीडिया में एक खबर छपी न्यूयॉर्क टाइम्स में, उसमें कहा गया कि अभी जो ट्रंप साहब ने प्रधानमंत्री जी को फ़ोन किया था, हाँ, उस बातचीत के दौरान वहाँ के एक बड़े उद्योगपति, नाम सब लोग जानते ही हैं, एलन मस्क साहब भी मौजूद थे। मोदी जी की ट्रंप से फोन पर बातचीत में, कॉल में एलन मस्क भी जुड़े एलन थे। मस्क भी थे, मौजूद थे। ये वहाँ। न्यूयॉर्क टाइम्स की खबर ये है। न्यूयॉर्क टाइम्स की खबर है, उसका और रेफरेंस मुझे नहीं पता, लेकिन ये खबर बड़ी विचित्र बात, बड़ी विचित्र सी बात है। और क्या पता प्रधानमंत्री को इस बात की जानकारी थी कि नहीं थी, क्योंकि दो राष्ट्राध्यक्ष बात कर रहे हैं, उसके बीच में कौन लोग रहेंगे नहीं रहेंगे इसकी जानकारी होती है, लेकिन ये खबर न्यूयॉर्क टाइम्स ने छापी है। अब लेकिन अजीब सी बात है। अजीब सी बात है। इसलिए सर, तो आज समय इतनी इजाजत दे रहा है, बहुत धन्यवाद कहानी कुर्सी के साथ जुड़ने के लिए। विजय जी, राहुल जी, प्रोफेसर साहब, समीर जी, बहुत शुक्रिया। कल फिर मिलेंगे आपसे 1 बजे।